नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं @पॉलिटिकल अड्डा 2020। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक चर्चा 2024 के चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन राज्य दर राज्य अपने गठबंधन को और अपने गठबंधन सहयोगियों की संख्या निरंतर बढ़ाती जा रही है। वहीं पर एनडीए गठबंधन की दुश्वारियां कम होने का नाम ले रही हैं और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये चुनाव कहां से लड़ेंगे और एनडीए गठबंधन कैसे अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अभी जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन है वो अपने सहयोगियों की संख्या निरंतर मजबूत करता जा रहा है और राज्य दर राज्य जो उसके लूज फॉल्ट हैं या कील कांटे दुरुस्त कर रही है। अभी आज ही या जो है उड़ीसा में जो बीजद है, बीजू जनता दल, जिसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं और काफ़ी लगभग 24 सालों से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं। पहले वो एनडीए गठबंधन में थे 2004 वार के समय में और लगभग 10-15 साल से वो एनडीए गठबंधन से बाहर थे। लेकिन इस 10 सालों में जब से मोदी जी की गवर्नमेंट चल रही है, तब से अनेक अवसरों पे लोकसभा और राज्यसभा में वो सरकार के साथ खड़े रहे हैं। जब भी सरकार को उनकी ज़रूरत महसूस हुई है किसी बिल पास करवाने में, तो वो सहयोगी रहे हैं। लेकिन अभी अपडेट जो आ रही हैं वो बीजद और बीजेपी में एक समझौता हो गया है 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ 8 सीट जीतने में कामयाब रही है और बीजद जो है 21 में 13 सीटें जीतने में कामयाब रही है। तो इस बार जो है जो समझौता हुआ है उसमें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजू जनता दल 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और इसी तरह विधानसभा में इसका उल्टा रहेगा, वहाँ पे बीजद 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों पर लड़ेगी। उड़ीसा विधानसभा में 146 सीट सदस्यों की संख्या है और जिसमें से ये 44 और 100 पे इनका समझौता हुआ है। और लोकसभा में इसका उल्टा, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजद कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कुछ बीजद अपनी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। उसी तरह आंध्र प्रदेश में भी ये लग रहा है कि 1-2 दिन में ही वहाँ भी गठबंधन की बात बन जाएगी, क्योंकि टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो है चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण का गठबंधन पहले ही हो गया था और वहाँ पे सीटों पे अनाउंस भी हो गया था कि 17 सीटों पे टीडीपी लड़ेगी और 2 सीटों पे पवन कल्याण की जनसेना लड़ेगी। लेकिन अभी ये खबर निकल के आ रही हैं कि वहाँ पे टीडीपी भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट तक देने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि वो देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार रिपीट होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेनिंग और लगातार सरकार और भारतीय जनता पार्टी कदम उठा रही है, जो 400 सीटों का जीतने का एक घोषणा की है, उसको देखते हुए टीडीपी जो है पहले नानुकुर कर रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि वो आंध्र प्रदेश में भी समझौता हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ 7 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और विधानसभा में भी लगभग 20-25 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो ये 2 राज्य हैं जहाँ पे उड़ीसा में पिछली बार बीजेपी वहाँ अच्छा की थी, 8 सीटें जीतने में कामयाब रही है। 2004 में वो 14 में 1 ही सीट जीती थी, 2019 में 8 सीटें जीती थी। लेकिन आंध्र प्रदेश में बीजेपी के पास कुछ नहीं था खोने के लिए, और अगर वो इन दोनों पार्टियों से गठबंधन हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की जो पार्टी है उनकी क्या नाम है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी,
उनकी हालत ख़राब है, एंटी इनकम्बेंसी है और सभी एग्जिट पोल और सभी तरह के सर्वे में वो पिछड़ रहे हैं। उनका क्लीन स्वीप हो रहा है, मतलब एक तरह से उनका सुपाड़ा साफ हो रहा है। तो जिसको देखते हुए वहाँ भारतीय जनता पार्टी हो सके 7 की सातों सीट जीत जाए या उसमें से 1-2 सीट कम है, 4-5 सीटें वो आराम से निकाल सकती है और टीडीपी को भी वहाँ 17 सीटें निकलती हुई दिख रही हैं। तो ये एनडीए गठबंधन और मजबूत हो रहा है। उसके अलावा एक महाराष्ट्र को लेकर जो खबरें आ रही थी कि वहाँ सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ था। शिवसेना और अजीत पवार की जो एनसीपी पार्टी थी काफ़ी डिमांड कर रही थी। शिवसेना पिछली बार वहाँ 20-22 सीटों पे लड़ी थी और उतनी ही सीटों की डिमांड कर रही थी इस बार भी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिंदे जी। तो वहाँ भी बात बन गई है क्योंकि अमित शाह लगातार वहाँ 2 दिन से डेरा डाले हुए हैं और वहाँ पे शिवसेना 12 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और एनसीपी जो है वो 7 सीटों पे 6 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। अभी ये समझौता हुआ है और बीजेपी वहाँ 30 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और शायद बीजेपी के साथ वो भी एक जो राणा जी हैं निर्दलीय सांसद या और उनकी पत्नी नवनीत राणा जो निर्दलीय सांसद हैं, तो वो भी शायद साथ में बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ सकती हैं या बीजेपी उनको सपोर्ट करे। तो महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझ गया है और वहाँ पे बीजेपी 30 सीटों पे लड़ेगी, शिवसेना 12 सीटों पे लड़ेगी। एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है जो अलग होकर बनी है और अजीत पवार इनसे भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इनके कुछ प्रत्याशी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ सकते हैं। तो महाराष्ट्र का भी मुद्दा सुलझ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी वो खींचतान मच रही है क्योंकि पिछली बार जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी साथ में लड़के मिली थी और वहाँ की 40 में 39 सीटें जीतने में कामयाब रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें जीती थी, जेडीयू 16 सीटें जीती थी और एलजेपी 6 सीटें जीती है। लेकिन एलजेपी में टूट हो गई है। पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं उनके नेतृत्व में सारे सांसदों ने बगावत कर दी थी और ये चाचा भतीजे का जो लड़ाई चल रहा है इस वजह से वहाँ क्योंकि पारस चिराग पासवान हैं वो 6 सीटों पे दावा कर रहे हैं और जो उनके चाचा हैं वो भी 3 सीट मांग रहे हैं, तो इस वजह से लेकर वहाँ पे थोड़ा सा वो है। लेकिन अब ये देखा जाए क्योंकि चिराग पासवान के ऊपर जो है एनडीए गठबंधन या तेजस्वी यादव भी डोरे डाल रहे हैं और लगभग 8 सीटों का उनको ऑफ़र कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए। तो चिराग पासवान को 8 सीटें देने का ऑफ़र कर रही है एनडीए गठबंधन। तो उसमें अभी आगे क्या होगा कुछ पता नहीं होगा क्योंकि बिहार में एनडीए गठबंधन में जेडीयू, हम जीतन मांझी की पार्टी, एलजेपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और बीजेपी और उसके अलावा जो मुकेश सहनी की पार्टी है वो भी शायद इनके साथ रहे। तो ये सारी पार्टियां हैं और इसको लेकर जो है वहाँ पे भी थोड़ा सा सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दे भी हल नहीं हुए हैं। कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि जेडीयू के पिछली बार जो 16 सांसद जीते थे तो इस बार उनकी थोड़ा सा स्थिति कमज़ोर है, तो उनके कुछ सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन अभी जब उसकी कुछ अपडेट्स आएंगे तो उससे बात करेंगे। तो ये एनडीए गठबंधन था जो लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने जो भी कील कांटे उनके स्क्रू ढीले हैं उनको टाइट करती जा रही है अपने संगठन के स्तर पर भी और विपक्षी पार्टियों के जो जनाधार वाले नेता हैं उनको लगातार अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, मतलब ज़्यादातर राज्यों में
बीजेपी जनाधार वाले विपक्षी नेताओं को अपने साथ मिलाती जा रही है। और इसका परिणाम स्वरूप जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नारा दिया है 370 पार और एनडीए 470 पार, तो वो अचीव होता दिख रहा है इस समय। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए में अभी एनडीए को लेकर कोई स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। सीटों को लेकर कोई क्लियरेंस नहीं है, कौन कहाँ से लड़ेगा। सिर्फ अभी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता कांग्रेस ने दिल्ली में गठबंधन किया है और गुजरात, गोवा और असम में, जहाँ पे आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत होल्ड है, ज़्यादा नहीं, वो भी कांग्रेस के ही वोट बैंक पे। और पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है। उसी तरह यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है। कांग्रेस वहाँ 17 सीटों पे लड़ रही है और समाजवादी पार्टी 63 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा वामपंथी पार्टियां हैं जो केरल में अलग, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां केरल में अलग अलग लड़ रही हैं। उसके बाद त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में वो साथ में लड़ने की कोशिश में है। ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का फैसला किया है पश्चिम बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी के भी साथ संदेश खाली वाले मुद्दे का मुद्दा उनके ऊपर भारी पड़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार कोर्ट के द्वारा उनको झटके पे झटका मिल रहा है। पहले जहां शाहजहां शेख जो उसके मुख्य आरोपी थे संदेश खाली के, उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उसके बाद सीबीआई को वो केस ट्रांसफ़र किया और सीबीआई ने वो केस अपने अंडर ले लिया है। और फिर उसके बाद पुलिस उसको हैंड ओवर नहीं कर रही थी शाहजहां शेख को। फिर कोर्ट ने उसको आदेश दिया कि उसको आप शाहजहां शेख जो मुख्य आरोपी उसको सीबीआई को हैंड ओवर करिए। तो इस तरह ये ममता बनर्जी सरकार के ऊपर, पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर ये संदेश खाली वाला मुद्दा काफ़ी प्रभाव डाल रहा है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव कैंपेन कर रही है, लगातार संदेश खाली के दौरे कर रहे हैं। अभी आज ही कुछ महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की जा रही थी वहाँ संदेश खाली, उनको रोक लिया गया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी की वहाँ 2 मीटिंगें हो चुकी हैं। दोनों मीटिंगों में ये मुद्दा हावी रहा है। इसको ज़ोर शोर से उठा रही है भारतीय जनता पार्टी। और कोर्ट के द्वारा भी सरकार को जो है सख्त आदेश दिए जा रहे हैं। तो इससे ममता बनर्जी का थोड़ा सा स्थिति जो है डाउन हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो टारगेट था उसको लगभग 25-26 सीटों तक पश्चिम बंगाल में जीतने का टारगेट रखा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे ये कितना प्रभावी होगा। एनडीए गठबंधन जहां कांग्रेस या विपक्ष एक तरह से ये दिख रहा है कि जैसे उन्होंने ये मान लिया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और एक तरह से वो उनको वॉक ओवर देने के मूड में। अभी तक की जो गतिविधियां हैं, अभी चुनाव आयोग की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एनडीए गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अभी से एग्रेसिव कैंपेन कर रही है, और ये चुनाव को देखकर ये लग रहा है कि 2014 या 2019 का जो चुनाव था उसको देखकर ये लग रहा है कि इस बार एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी इस चुनाव को और एग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ेंगे और पूरे निर्मम तरीके से ये चुनाव लड़ा जाएगा। अभी पिछले दिनों जो एनडीए गठबंधन की एक मीटिंग हुई थी बिहार में, उसमें लालू प्रसाद यादव ने मोदी जी के ऊपर पर्सनल अटैक किए, उनके परिवार के ऊपर पर्सनल अटैक किए। और जिस तरह ये देखा गया है कि पिछले दिनों या पिछले चुनावों में जिस तरह मोदी जी विपक्ष के ही स्लोगन को या विपक्ष के जो मुद्दे होते हैं उन्हीं को अपना हथियार बना लेते हैं। जैसे पिछले 2019 में चौकीदार चोर है, तो उन्होंने अपने आप को चौकीदार ही कहना शुरू कर दिया, और हर चुनाव में वो इसको लेकर बोलते थे। उसके पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं गुजरात में, उसमें मौत का सौदागर और भी बहुत सारा कुछ बोला गया, नीच, चाय वाला। तो
2014 के चुनाव में चाव पे ही चर्चा स्टार्ट कर दी थी। तो इसी तरह इस 2024 के चुनाव में भी मोदी जी ने एक मुद्दा उनको मिल गया है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मैं मोदी का परिवार या उनके मीटिंगों में ये नारे लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि मैं मोदी का परिवार। तो एक मुद्दा ये मोदी जी को मिल गया है 2024 में के लोकसभा चुनाव में, और ये अब 2-3 महीने जब तक चुनाव रहेगा ये हर मीटिंग में ये प्रभावी रहेगा। इसके अलावा जो 2024 के चुनाव में विपक्ष के पास अपना वजूद बनाए रखने की चुनौती खड़ी है। सारी पार्टियां अपना इस चुनाव में अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहती हैं। कोई भी पार्टियां हों, विपक्ष में जो ज़्यादातर जो पार्टियां हैं वो पारिवारिक पार्टी हैं, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो या शिवसेना हो। आम आदमी पार्टी का भी वही हाल है, क्योंकि उसमें भी एक ही लीडर की पॉलिसी चलती है, आम आदमी अरविंद केजरीवाल जी की, सिर्फ वामपंथी पार्टियों को छोड़कर। लेकिन वो इतना सिमट चुके हैं, उनका उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है। एनसीपी है और जो कुछ ऐसी पार्टियां थी, ममता बनर्जी हैं, वो बंगाल में अलग ही हो गई एनडीए पार्टी से, एनडीए गठबंधन से। और नीतीश कुमार, आरएलडी, ये सब पार्टियां इनको छोड़ के जा चुकी हैं। तो ये सारी विपक्षी पार्टियां या जो भी इन पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, उनको इस चुनाव में अपना वजूद बनाए रखने के लिए वो किसी न किसी तरह वो एनडीए गठबंधन में शामिल होना चाह रही हैं, या जो जहां मजबूत है, जहां उसको लगता है कि हम चुनाव जीत जाएंगे, वहां वो एनडीए गठबंधन के साथ रहना नहीं चाहता। वो किसी भी तरह कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग नहीं करना चाहता। अपनी पोजीशन डाउन करके वो कांग्रेस को फलते फूलते नहीं देखना चाहता। और इसीलिए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एनडीए को बाय बाय बोल दिया है। और उत्तर भारत के राज्यों में सिर्फ यूपी और बिहार ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे थोड़ा सा एनडीए गठबंधन प्रभाव डाल सकता है, या महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग पे कोई चर्चा नहीं हुई है, मतलब बातचीत चल रही है, लेकिन कोई अभी उसका निष्कर्ष नहीं निकला है। यूपी में सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, दिल्ली में हो गई है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का होल्ड है, वहाँ भी वो कांग्रेस को किसी भी तरह से सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसको देख के लग रहा है कि जो भी पार्टियां हैं, जो भी एनडीए गठबंधन से बाहर पार्टियां हैं, या इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं, या इंडिया गठबंधन से बाहर जो पार्टियां हैं, वो किसी भी तरह अपनी पोजीशन को डाउन होने नहीं देना चाहती। अपने होल्ड पे वो कांग्रेस को फलने फूलने नहीं देना चाहती। वो ये लड़ाई 2024 लोकसभा की चुनाव की लड़ाई जो है, अपने अस्तित्व को बचाने, अपने पोजीशन को किसी तरह बचाए रखना चाहती हैं। क्योंकि अगर ये चुनाव हार गई या उनकी सीटों की संख्या कम हो गई, तो आगे चल के चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, या साउथ के जो राज्य हैं, साउथ में भी बीजेपी एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रही है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में भी जेडीएस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन किया है, और आंध्र प्रदेश में भी उनका गठबंधन लगभग फाइनल स्टेज में है, 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। तमिलनाडु में अन्नामलई के द्वारा जो पद यात्रा निकाली गई और छोटी छोटी रीजनल पार्टियों को अपने साथ जोड़कर एक मजबूत गठबंधन विपक्ष की के उसमें आ गए हैं, एआईडीएमके को हटाकर एक तरह से। उसी तरह केरल में भी काफ़ी सारी छोटी छोटी पार्टियां थी, उनको साथ में मिलाया है। तो जो और पार्टियां हैं, उनको ये लग रहा है कि किसी भी तरह इस चुनाव में अपना वजूद बचाया जाए, और इस तरह की कैंपेनिंग और इस तरह के चुनाव में ये देखकर लग रहा है कि 2024 का जो रिज़ल्ट होगा उसमें विपक्ष कहीं और धराशायी ना हो जाए, विपक्ष की पोजीशन और ना डगाडोल हो जाए। क्योंकि जिस तरह ये दिख रहा है कि उत्तर भारतीय राज्यों में कांग्रेस अपनी जो रायबरेली और अमेठी जो सीटें थी, वो भी अमेठी पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे,
इस बार भी ये नहीं लग रहा है, मतलब बातें हो रही हैं कि शायद राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से लड़ें, और प्रियंका गांधी के बारे में भी हो रहा है कि वो शायद रायबरेली से लड़ें, क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं और राज्यसभा चली गई हैं। तो प्रियंका गांधी में हो रहा है कि वो दमन-दीव से, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला है कि शायद प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं दमन-दीव से। और रायबरेली से भी ये हो रहा है कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें तो शायद कांग्रेस वहाँ थोड़ा सा फाइट कर सके। अगर रायबरेली अमेठी में गांधी फैमिली के अलावा कोई प्रत्याशी आता है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार रायबरेली सीट भी जीत सकती है। और अमेठी में स्मृति ईरानी लगातार अपनी पोजीशन को मजबूत किए हुए हैं, लेकिन अगर गांधी फैमिली रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ती है तो इसका एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और मतलब एक तरह अगर नहीं लड़ती हैं तो इसका निगेटिव मैसेज जाएगा उनके काडर में भी और एनडीए गठबंधन को लेकर भी, कि उन्होंने अपनी जो पुश्तैनी सीटें थी उसको छोड़कर वो लोग भाग गए। तो इससे एक गलत मैसेजिंग जाएगी और आने वाले समय के लिए यूपी जैसे राज्य में कांग्रेस को खड़ा करना और मुश्किल होगा। तो ये भी सब देखने वाली बात होगी। तो ये देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी अपने पोजीशन को और मजबूत करती जा रही है। अभी प्रधानमंत्री जी आज जम्मू कश्मीर का दौरा किए हैं। वहाँ पे एक लगभग 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ के करीब परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है और एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया है। और जैसा मैंने पहले बताया कि उन्होंने जो उनके पारिवारिक के ऊपर हमला हुआ, उनके व्यक्तिगत हमला हुआ, उसको उन्होंने अपना हथियार बना लिया है। और मैं हूँ मोदी का परिवार, ये स्लोगन अब लोकसभा चुनाव में प्रभावी रहेगा। तो वहाँ भी उन्होंने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के ऊपर बोला है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपनी पोजीशन को मजबूत कर रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, लेकिन उसका शोर शुरू में तो सुनाई दिया, लेकिन अब वो धीरे धीरे उसका शोर भी ख़त्म हो गया और उसका प्रभाव भी इस चुनाव में पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आगे चल के एनडीए गठबंधन जो भी कदम उठाएगा और वो कैसे सीट शेयरिंग के मुद्दों को सॉल्व करते हैं और इस चुनाव में कैसे भाग लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @पॉलिटिकल अड्डा, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों और राजनीतिक क्रियाकलापों की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।